Good morning, dear friends. Welcome to my channel Genius Soch. Dear students, today we are going to talk about Standard 12 new syllabus for English Yuvat Bharati Maharashtra State Board. As much is not given about English study book, English course book of new syllabus, I have come here with English summary and explanation in Hindi line by line to make you clear understanding of the topics and the lessons and what is given inside it and how to solve it. Okay, so let's start. So dear students, our section first is prose section, and in prose section unit 1.1, that is an astrologer's day. Okay, astrologer's day is given, and let's see what is given in it. This is written by R.K. Narayan, a famous Indian novelist. Okay, now let's see what is given in an astrologer's day. Alright, so we have already talked about R.K. Narayan and his work. Okay, what type of work he had written. So let's go to the actual page, actual story, that is an astrologer's day. So dear friends, what is an astrologer? Okay, so astrologer, as you know, is a person who predicts future with the help of some cards, some cowrie shells, and yes, correct. Okay, so he used to tell us future of others by looking at somebody's forehead, hand, palms, etc. Okay, so this is the story of an astrologer. What happened in his life? Let's see. उसके जीवन में क्या हुआ वो हम देखते हैं. So I am reading it and explaining it. Okay. So punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. Okay, तो यहाँ पर जैसे कि कहा है, हर दिन के समय के हिसाब से, हर दिन के अनुसार वह व्यक्ति बराबर अपने एक मध्याह्न दोपहर में अपनी बैग लेकर आता है और स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, और उसने अपने उस बैग से अपने पेशेवर उपकरण फैला दिया. अब उस पेशेवर उपकरण उस बैग में, उसके बैग खोल दिया और उसमें क्या थे, जिसमें कि क्या थे, डजन कवरी शेल्स. कवरी शेल्स जो कि छोटे छोटे शंख होते हैं और ये समुद्र में पाए जाते हैं. ये होते हैं पर्टिकुलरली, ये हमारे इधर आप देखोगे कि ये कवड़ी का यूज़ जो ऑक्स होते हैं, बैल होते हैं, उनके गले में बांधने के लिए जनरली किया जाता है. किसान लोग ज़्यादा करते हैं. ओके, कवड़ी के शेल्स और अ स्क्वेयर पीस ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्सक्योर मिस्टिक, एक चौरस सा एक क्लॉथ था, कपड़ा था, उस पर ऑब्सक्योर मिस्टिक. ओके, मीन्स दैट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, जो समझने में काफ़ी कठिन इस प्रकार की भाषा में या कुछ आकृतियाँ उतारी गई थी. ओके, चार्ट्स ऑन इट एंड अ नोटबुक, उनके साथ में एक नोटबुक था, और अ बंडल ऑफ पल्मेरा राइटिंग. ओके, पाम पत्र पे लिखे हुए लेखन का एक बंडल था, जो कि बहुत प्राचीन हिंदुस्तान में, प्राचीन इंडिया में और प्राचीन दुनिया में ये पाम ट्रीज के पत्तों पर लिखा करते थे, तो वहाँ पर राइटिंग थी. हिज फोरहेड वॉज रिप्लेंडेंट विथ सैक्रेड ऐश एंड वर्मिलन. उसका फोरहेड जो माथा था वह ये दर्शाता पवित्र राख, उस पर सैक्रेड पवित्र राख और सिंदूर मड़ा हुआ था. एंड हिज आइज स्पार्कल्ड विथ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ अ कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स.
ओके, और उसका माथा, उसकी आंखें एक असामान्य चमक के साथ चमक उठी थी। एक्चुअली वो जो चमक थी, वो चमक किसको ढूंढ रही थी? जो वास्तव में ग्राहकों के लिए निरंतर खोज कर रहा था, और इस परिणाम के कारण उसके चेहरे पे एक चमक थी, उसके आंखों में एक चमक थी। ओके, बट विच ही सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल कंफर्टेड। लेकिन इसके चेहरे में, आंखों में जो असामान्य चमक थी, वो तो एक्चुअली ग्राहकों को ढूंढने के लिए थी, लेकिन साधारण ग्राहक को वो उनके आंखों की चमक एक प्रोफेटिक, एक महान व्यक्ति की, एक जाने माने व्यक्ति की प्रकाश लग रहा था, और वो ऐसे व्यक्ति को देखकर काफ़ी कंफर्टेबल भी महसूस कर रहे थे। ओके, द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली इन्हांस्ड बाय देयर पोजिशन प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क विस्कर्स विच स्ट्रीम्ड डाउन हिज चीक्स। और उसके आंखों की शक्ति काफ़ी हद तक उनकी स्थिति से भी बड़ी थी। जैसे उसकी स्थिति थी, क्योंकि उसके आइज़ के आजू बाजू में पेंटेड फोरहेड मतलब उन्हें अपने माथे को भस्म से, वर्मिलन से, सिंदूर से ढक चुके थे, और उसके कारण उनकी आंखें और भी चमक रही थी। विस्कर स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स, इवन अ हाफ विट्स आइज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग। और इन सब उनके चेहरों की स्थिति में उनके आंखों की स्थिति और भी काफ़ी अच्छी बढ़ चुकी थी, क्योंकि उनके पेंटेड फोरहेड और अंधेरे जो मूंछ थी, मूंछों के बीच में उनके जो गाल को दबा के रखे थे, और वहाँ से आंखें एकदम ऐसे चमक के उठी थी। ओके, एंड इन सच सेटिंग टू क्राउन द इफेक्ट ही वाउंड अ सैफरॉन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड। और इसमें भी और एक बहुत ही अच्छी भर करने के लिए, और इसमें सोने पे सुहागा जिसे हम कहते हैं, दैट इज टू क्राउन द इफेक्ट ही वाउंड अ सैफरन कलर्ड टर्बन। ओके, उन्होंने इसमें केसरिया रंग की पगड़ी बांध रखी थी। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे लिखा है दैट दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड। और आज तक जिसने भी केसरिया रंग की पगड़ी या केसरिया रंग अपने आप पे धारण किया है, ऐसी मान्यता है कि ये कलर कॉम्बिनेशन कभी भी फेल नहीं हुआ। एक्चुअली दिस इज द ट्रू ऑल्सो एंड दिस इज आयरनी आल्सो। शायद हो सकता है कि यहाँ पर ये ऑथर यहाँ पर इंडियन सैफरनेस पर एक आयरनी कर रहे हो, लेकिन ये सही था कि सच में जब भगवा या केसरिया रंग कोई परिधान करता है, तो लोगों की उनकी तरफ देखने का नज़रिया और उनमें अपने आप एक डिवाइन पावर आ जाता है, और वो लोगों को आकर्षित करने लगते हैं। ओके, सो this color scheme never failed. People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia. लोग उनकी इस रूप को देखते हुए इस तरह से आकर्षित होते थे, जैसे कि मधुमक्खियों का छत्ता डलिया की डंठल की तौर आकर्षित होता है, उस प्रकार से लोग इनको देखकर आकर्षित होते थे। ओके, he sat under the boughs of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. और वो फैलते हुए इमली के पेड़ के नीचे, काफ़ी बड़ा हुआ फैला हुआ इमली का पेड़ के नीचे बैठ गया, जो टाउन हॉल पार्क से होकर गुजरता था। ओके, सो दिस इज द सिचुएशन। इट वॉज रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज। और ये टाउन हॉल पार्क का जो एरिया था, वो कई मायनों में काफ़ी अच्छा था किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी छोटे या बड़े व्यवसाय के लिए। ओके, वाई अ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज, okay, I'm going to the next page. A surging crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night. Okay, भीड़ हमेशा इस रास्ते पे पूरी सुबह से लेकर देर रात तक भीड़ हमेशा रहती थी। यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका था। अ वेराइटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे। अलग अलग प्रकार की वेराइटी के ट्रेड्स और बिजनेस और व्यवसायी यहाँ पर होते थे। ओके, कई तरह के ट्रेडर और व्यवसाय का प्रतिनिधित्व किया गया इस जगह के द्वारा। यहाँ पर क्या थी? मेडिसिन सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक। नाउ मेडिसिन सेलर तो हमें समझ गया मित्रों,
सो सेलर्स एंड स्टोलन हार्डवेयर मतलब जो कबाड़ी की दुकान होती है और चोरी का हार्डवेयर का जो सामान बेचते हैं वो दुकानें यहाँ पर थी इस टाउन हॉल पार्क में थी। ओके, देन मैजिशियंस, बहुत सारे मैजिशियंस भी बैठते थे। एंड अबव ऑल एन ऑक्शनर ऑफ चीप क्लॉथ, एक ऑक्शनर था, व्यवसायी था सस्ते कपड़े बेचने वाला, हु क्रिएटेड इनफ डाइन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, जिसने कि उस दिन सस्ते कपड़े की जो नीलामी करता था, जिसने पूरे शहर को उस दिन के लिए आकर्षित किया था और अपनी अच्छी कमाई की थी। और देन नेक्स्ट हिम whose fierceness came a vendor of fried groundnut who gave his wear a fancy name each day। और उसके बाद में उसके वहाँ पर एक बहुत ही ज़ोर से आवाज़ लगाने वाला, वोसिफरस मीन्स जिसकी आवाज़ बहुत लाउड होती है, नॉइजी, तो ज़ोर से चिल्लाने वाला एक वेंडर था फ्राइड ग्राउंडनट, मतलब तली हुई मूंगफली का एक विक्रेता था। ओके, हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे, जो कि अपने सामान को बेचने के लिए सामान को हर दिन एक नया नाम देता था। कभी उसको कहता था कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम एंड वन डे, एंड ऑन द नेक्स्ट डेली आलमंड, एंड ऑन द थर्ड राजास डेलिकेसी, जो अपने सामान को बेचने के लिए नई नई तरकीबें यूज़ करता था। और कभी अपने सामान को चिल्ला चिल्ला के कहता था कि बॉम्बे आइसक्रीम खाइए, तो कभी दिल्ली का बादाम का टेस्ट है, और कभी कहता था कि ये राजा की नाजुकता, राजास डेलिकेसी। ओके, तो सुंदर सुंदर नामों से वो हर दिन अपने चीज़ों को नाम देकर बेचता था। ओके, एंड देन और बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा होते थे। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डैलिड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, और यहाँ पर जमा होने वाले मूंगफली वाले के पास में जमा होने वाली भीड़ में से कुछ लोग डैलिड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू मीन्स क्योंकि वो वहाँ पर ही खड़े होते थे, तो इस एस्ट्रोलॉजर, ये भविष्य जो वक्ता था, ज्योतिषी था हमारा, उसके पास में भी वो रुक जाते थे। नाउ अब देखते हैं एस्ट्रोलॉजर कैसा था। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर विच क्रैकड एंड स्मोक्ड अप अबाउट द ग्राउंडनट हीप नियर बाय। ओके, जैसे कि आप देखते होंगे दोस्तों कि ग्राउंडनट वाले के पास में एक लाइट होता है, एक मड़का होता है छोटा, और उसमें वो मूंगफली को हमेशा गर्म करते रहता है, और उसके पास में दिया होता है। ओके, सो उस दिए की रोशनी में ही इस ज्योतिषी ने अपनी दुकान लगा रखी थी। एक्चुअली ज्योतिषी के पास में दिस एस्ट्रोलॉजर के पास में खुद की दुकान का कुछ भी सामान, मतलब लाइट की व्यवस्था नहीं थी। ऑलराइट, सो प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनसिपल लाइटिंग, और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि उस एरिया में, टाउन हॉल पार्क में, म्यूनसिपल लाइट की फैसिलिटी नहीं थी, जो गवर्नमेंट के लाइट्स होते वो नहीं थे। ओके, एंड देन half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting। मतलब उस एरिया में और भी एक भर डाले ज्योतिष का काम बढ़ाने वाला, ज्योतिष के लिए अच्छी बात ये थी कि उस एरिया में म्यूनसिपल का कोई भी लाइट व्यवस्था नहीं थी, तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और मैजिकल इफेक्ट्स लाने के लिए ये समय और अंधेरे का समय और हल्की सी रोशनी काफ़ी लोगों को आकर्षित करती थी। ओके, द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाइट्स, और बाकी का जितने भी पूरा टाउन हॉल पार्क का एरिया था वो सिर्फ दुकानों के लाइट से ही जगमगा था। ओके, वन और टू हैड हिसिंग गैस लाइट्स, सम हैड नेक फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स, सम वर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैम्प्स, एंड वन और टू लाइक द एस्ट्रोलॉजर मैनेज्ड विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन। इट वॉज बिल्डिंग्स crisscross of light rays and moving shadows. So the place was lit up by the shop lights. One or two had hissing gas lights, पुराने ज़माने में जो जिसमें हवा भर के प्रेशर से वो गैस चलते थे, वो लाइट्स थे कुछ लोगों के पास में, कुछ दुकानदारों के पास में। Some had naked flares stuck on poles, कुछ लोगों के पास खुली ही मशालें थी। कुछ लोगों ने अपने साइकिल में जो टार्च लगा होता था उससे ही अपने दुकान में लाइट लगाई। एंड वन और टू लाइक द एस्ट्रोलॉजर, और एक दो कुछ ऐसे भी व्यापारी या ऐसे भी लोग थे, छोटे वेंडर्स थे, विक्रेता थे, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजर की तरह फोकट की लाइट मतलब किसी दूसरे के लाइट से अपना काम चलाने का काम किया।
and one or two like the astrologer managed without lights of their own. ओके, मैनेज विदाउट लाइट्स ऑफ देयर मतलब उनका खुद की दुकान के लिए कोई रोशनी नहीं थी. इट वॉज बिल्डिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शेडोज. और जब भी ये दुकान में होते थे, जब भी लोग वहाँ से गुजरते थे, वहाँ पे क्रिस क्रॉस हमेशा आपस में सभी की रोशनी टकराती थी. और जब भी लोग वहाँ से गुजरते थे तो हमेशा अलग अलग प्रकार की शेडोज बनती थी, मतलब बार बार अंधेरा आ रहा था दुकानों पर. And this suited the astrologer very well for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer. He began life. और ये समय और ये पूरी सेटिंग्स उस समय की, उस जगह की और वो दृश्य की सेटिंग्स एकदम इस भविष्यकर्ता हमारा जो ज्योतिषी था, जो एस्ट्रोलॉजर था, उसके लिए एकदम सुटेबल थी. क्यों? क्योंकि दैट ही हैड नॉट इन द लिस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगैन हिज लाइफ. जब उसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की तब उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो ज्योतिषी बनेगा. ओके, और वो नहीं जानता था कि जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल नहीं जानता था. When he began, and he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. हालांकि वो ज्योतिषी था. सी दिस इज द आयरनी कि एक ज्योतिषी जो होता है, यहाँ पर ये कहते हैं, राइटर ऑथर कहते हैं कि दैट ही हैड नॉट in the least intended to be an astrologer when he began life, and he knew no more of what was going to happen to others. और उसको कोई भी ज्ञान नहीं था कि दूसरों की ज़िंदगी में क्या होने जा रहा है. क्यों? वाई? बिकॉज उसको खुद ही नहीं पता था कि उसके खुद के ज़िंदगी में अगले ही क्षण क्या होने वाला है. ओके, इसके बावजूद भी वो ज्योतिषी बना हुआ था जिसको भविष्य का कुछ भी ज्ञान नहीं था. ओके, ही वॉज एज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर्स. वो भी स्टार्स, तारों और ग्रहों के बारे में उतना ही अनजान था, उतना ही अनभिज्ञ था, अज्ञानी था. उसको कुछ भी पता नहीं था जैसा कि उसके कस्टमर्स को, उसके ग्राहक को नहीं पता था. ओके, 8 फिर भी 8 ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन. फिर भी वो ऐसी बातें कहता था जब कस्टमर्स आते थे जो कि लोगों को खुश करती थी और पसंद आती थी और लोगों को सरप्राइज कर देता था. ओके, द वर्ड्स मीनिंग्स आर गिवन ऑलरेडी इन टू योर बुक्स. ओके, एंड डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. सो 8 he said things which pleased and astonished everyone. That was more a matter of study, practice and shrewd guesswork. अब ये कैसे होता था? ज्योतिषी कैसे किस लोगों के बारे में कैसे बराबर बात बताते थे? ये एक अध्ययन का सब्जेक्ट है, अध्ययन का विषय है, अभ्यास करने का, और एक इट्स अ मैटर ऑफ शूड गेसवर्क, एक चतुर अनुमान का विषय था. ओके, तो ये कैसे करते? दे नो. ऑल द सेम इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर. लेकिन ज़्यादा कहने से अच्छा ये होगा कि सिर्फ एक बात कह सकते हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति की वो श्रम था कि वो इस कार्य के भरोसे ये कार्य करके लोगों को खुश करके उनका फ्यूचर बता के वो अपने एक दिन की मजदूरी कमाता था जो कि उसके लिए डिजर्व करता था. ओके, देन ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान. अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ. ओके, ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान. इस एस्ट्रोलॉजर ने अपना गांव बहुत पहले ही छोड़ चुका था, किसी भी विदाउट प्लान और विचार के कारण सडनली उसने छोड़ दिया. इफ ही हैड कंटिन्यूड देयर ही वुड हैव कैरिड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स. ओके, अगर वो गांव में ही होता तो आज तक उसको क्या करना पड़ता? वहाँ पर अपने फोर फादर्स की पैतृक काम करना पड़ता था, जैसे भूमि को जमीन में हल चलाना. ओके, नेमली टिलिंग द लैंड, लिविंग, मैरिंग एंड रैपनिंग इज कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्ट्रल होम. मतलब भूमि का टिकाना, रहना, शादी करना और अपने मकई के खेत में जाना, काम करना और पैतृक घर में रहना. पैतृक मतलब अपने घर में, अपने ओरिजिनल घर में, फोर फादर्स के घर में रहना. लेकिन वो उसके लिए नहीं बना था. ओके, मैरिंग एंड रैपनिंग. सो हियर इज द क्वेश्चन, इफ द एस्ट्रोलॉजर हैड स्टेड इन द विलेज देन
he would have carried on. So what is the answers? Tilling the land, living, marrying and remaining in his cornfield and ancestral home. Okay, so ये काम करना पड़ता था. So but that was not to be, लेकिन वो उसके लिए बना ही नहीं था. He had to leave home without telling anyone and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. उसको अचानक किसी कारणवश किसी को भी न बताते हुए घर को छोड़ना पड़ा और वो तब तक नहीं रुका जब तक वो घर से काफ़ी हजारों मील तक आगे पहुंच नहीं गया. टू अ विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील एज इफ एन ओशन फ्लोड बिटवीन. ओके, एक ग्रामीण व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ी बात थी घर से निकलने के लिए, और वो आज एक महासागर के बीच में आ चुका था और उनके बीच में फंस चुका था. ओके, तो इस तरह की लाइफ थी हमारे भविष्यकर्ता की ज्योतिषी की. ओके, he had, now let's go to the next. He had a working analysis of mankind's troubles, like उसके पास में एक वर्किंग एनालिसिस, मतलब वो परेशानियों का, किसी भी परेशानियों का, व्यक्तिगत मानव जाति की परेशानियों का एक विश्लेषण करता था. मैनकाइंड्स ट्रबल्स जस्ट लाइक मैरिज, मनी एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज. ओके, देखिए मित्रों, आप देखोगे कि शादी, पैसा और संबंध, रिश्तेदारी में ही आदमी, इंसान उलझा हुआ रहता है. हमेशा वो उसी के बारे में सोचता है, सबको खुश करने की सोचता है, सामंजस्य बनाने की कोशिश करता है और इसी में एक इंसान की ज़िंदगी फंस जाती है. लॉन्ग प्रैक्टिस हैड sharpened his perception. Within 5 minutes he understood what was wrong. Okay, काफ़ी लंबा अनुभव था इसका, और उसके लंबे अनुभव और लोगों के मिलने के कारण और परसेप्शन के कारण इसको काफ़ी अच्छा अनुभव आ गया था. और विदिन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग, और किसी व्यक्ति की बातें सुनने के बाद सिर्फ 5 मिनट में वो समझ जाता था कि क्या उसके साथ में गलत हो रहा है. ही चार्ज 3 पाइज पर क्वेश्चन. ओके, और वो ज्योतिषीय भविष्य बताने का कितना लेता था? 3 पाइज. ओके, एक क्वेश्चन का 3 पाइज वो लेता था. क्वेश्चन नेवर ओपन एंड ही नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स. वो ज्योतिषी तब तक नहीं बोलता था जब तक कि सामने वाला कम से कम 10 मिनट तक ना बोल ले. विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस. वो पहले अपने ग्राहक को ही बोलने देता था, उसकी चिंता क्या है ये पूछता था, और बाद में तब तक वो उसकी स्टडी कर लेता था और उसको काफ़ी आंसर्स मिल जाते थे और एडवाइस मिल जाते थे, और उसके बाद में वो अपना मुंह खोलता था. ओके, व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम गेजिंग एट हिज पाम. ओके, उसके हाथ की तरफ जब वो बड़े ही डिवाइन पावर की तरह देखता था. सो इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स. ओके, इन मेनी वेज तुम काम तो करते हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे काम का पूरा एफर्ट्स, पूरा डिजर्व जो करते हो वो नहीं मिल रहा है. 9 आउट ऑफ 10 वर डिस्पोज टू एग्री विथ हिम. मतलब 10 में से कहा तो जब 9 इस प्रकार की चीज़ें बोलता होगा तो 10 में से 9 लोग उनकी बातों से सहमत होते हैं. और ही क्वेश्चन, इज देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, मे बी इवन अ डिस्टेंस रिलेटिव हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टूवर्ड्स यू. वो कभी कभी कहता था कि क्या आपके परिवार में कोई ऐसी महिला है जो दूर की रिश्तेदार है और जिनकी सोच आपके प्रति अच्छी नहीं है, और उन्हीं के कारण आपके जीवन में ये सब परेशानियां आ रही है. और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर. और कभी कभी ये भी कहता था कि तुम्हारी जो परेशानी है तुम्हारे स्वभाव, अच्छे स्वभाव के कारण है. ओके, आपकी अधिकांश समस्या आपके स्वभाव के कारण है. ओके, इन प्रकार की भी वो बातें किया करता था. हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न वेयर इज. और वो ये भी कहता था कि आपका शनि अलग स्थान पे है जहाँ पर उसने नहीं होना चाहिए, तो फिर आपके साथ में कुछ अच्छी चीज़ें कैसे होगी. यू हैव एन इम्पिशियस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर. ओके, सो आप यू हैव एन इम्पिशियस नेचर. ओके, नाउ सो इम्पल्सिव एंड रफ एक्सटीरियर, मतलब अंदर से तुम काफ़ी अभेद्य प्रकृति और बाहर से काफ़ी रफ दिखते हो. ओके, लेकिन अंदर से ही काफ़ी अवैध हो. ओके, सो इन बातों से
आदमी कोई भी व्यक्ति जब अपने बारे में कभी थोड़ी सी तारीफ सुनता है तो अच्छा ही लगता है. दिस endeared him to this their heart immediately, for even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior. Okay, so जब ये सब चीज़ें वो बताता था तो वो ऐसी ऐसी बातें बताता था व्यक्ति के बारे में जिससे कि उस व्यक्ति को काफ़ी प्रसन्नता मिले और अपने बारे में तारीफ सुने. ओके, और इन्हीं चीज़ों से एस्ट्रोलॉजर का काम बन जाता था. ओके, सो डियर फ्रेंड्स, वी विल टॉक अबाउट द next paragraph and remaining story in the next lecture. So start reading and stay tuned with us to know more videos and more understanding. Please subscribe our channel. Thank you. See you.